हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग साइंस क्लास 5 यूनिट 2 चैप्टर 3 का डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ साइंस ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द नेम ऑफ दिस यूनिट इज ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जो भी कुछ हमें स्टडी करने वाले हैं यूनिट 2 में, वो अपने बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, और नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो मैं इस चैप्टर के नाम को समझाने से पहले आपको एक दो इमेज दिखा दे रहा हूं। इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम बनते कैसे हैं। ठीक है, चलो, तो ये है वो इमेज जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी बनी कैसे है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट दिया हुआ है यहां एटम। तो एटम क्या होता है? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम, यानी कि इस दुनिया में जो भी कुछ, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ बना हुआ है, उसका सबसे छोटा वाला ग्रुप है जिसका नाम है एटम। ठीक है, सबसे छोटा थिंग नहीं बोल रहा हूं मैं सबसे छोटा ग्रुप बोल रहा हूं। इससे छोटा कोई ग्रुप इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब एक से ज्यादा जब एटम्स एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं एक नया चीज, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जब एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैक्रो मीन्स होता है बिग, यानी मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक से ज्यादा जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गेनेल। अब एक से ज्यादा जब ऑर्गेनेल एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं सेल। अब ये सेल क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी। ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बॉडी ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब एक से ज्यादा जब सेल्स एक साथ बहुत सारे मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यू, और एक से ज्यादा जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, अब ऑर्गन क्या है? यहां पे दिया हुआ है स्टमक। आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, बोन भी ऑर्गन ही है, हार्ट मसल भी ऑर्गन ही है, किडनी भी ऑर्गन है, ओके, हार्ट भी ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन है। तो ये ऑर्गन बना। अब एक से ज्यादा जब ऑर्गन्स एक साथ प्रॉपर वे में ऐड होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तब बोलते हैं ऑर्गन का सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम। आपको पता ही है सिस्टम मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को एक सही ढंग से करना, ठीक है, एक अरेंज्ड फॉर्म में करना सिस्टम कहलाता है। तो जब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स, यहाँ आप देख पा रहे हो लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, एनस, ये सब अरेंज्ड फॉर्म में अटैच्ड हैं एक सही वे में। तो ये सब अलग अलग ऑर्गन हैं, बट ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस काम के लिए? डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इनको बोलेंगे सिस्टम ऑफ ऑर्गन, यानी ऑर्गन सिस्टम। अब इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम है। तो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम कौन कौन सा है हमारे बॉडी में? तो देखिए आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इतने सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिलते हैं तो बनता है फाइनली एक ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो फाइनली बनता है एक ह्यूमन बॉडी, जिंदा। ओके, इस तरह से बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। हमारा क्रिएशन हुआ है। आप देख पा रहे हो कितने सारे प्रोसेस हैं। चलिए, तो हम स्टडी क्या करने वाले हैं इस चैप्टर 3 में, जो उसमें स्टडी करने वाले हैं हम ऑर्गन सिस्टम का। तो कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हम नहीं करेंगे। हम वहाँ स्टडी करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, बट अब ऐसे ही बना हुआ है वो भी। ठीक है, चलिए अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं।
आपने देख लिया स्केलेटल सिस्टम किसका सिस्टम है पता है, बहुत सारे बोन्स एक साथ अटैच्ड होते हैं प्रॉपर वे में, तो उसे बोला जाता है बोन्स का सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ बोन्स। बट बायोलॉजी में एक स्पेसिफिक वर्ड है, बोन्स सिस्टम नहीं बोल करके स्केलेटन बोला जाता है उसको, ठीक है, वो पूरे बोन्स के पूरे स्ट्रक्चर को, फ्रेमवर्क को, ढांचा को, ठीक है। लेकिन जब उसी स्केलेटन के फंक्शन की बात होती है, काम की, कि उस स्केलेटन का वर्क क्या है हमारे बॉडी में, तब बोला जाता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। वैसे ही मसल्स जब एक साथ अरेंज्ड फॉर्म में आते हैं तो मस्कुलर सिस्टम बोला जाता है, जो कि आप देखो इमेज में ये एक राइट साइड इधर स्केलेटन सिस्टम शो किया गया है और लेफ्ट साइड मस्कुलर सिस्टम। अब इसमें लेफ्ट साइड स्केलेटल सिस्टम और राइट साइड मस्कुलर सिस्टम। चलिए तो टॉपिक क्या क्या है देखते हैं हम यहाँ पे। द स्केलेटन हम स्टडी करेंगे, देन जॉइंट्स, जहाँ जहाँ बोन्स एक साथ अटैच्ड हुए तभी तो फाइनली एक पूरा स्केलेटन कंकाल बनाते हैं जुड़ करके। उसके बाद मसल्स, देन बोन मैरो, ब्लड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। चलिए सो द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स, अच्छा स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है, बोन्स है और ज्वाइंट्स है, यही ना है, बोन्स है और वो जहां जहां अटैच्ड है वो है, और कुछ नहीं है स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। चलिए इनका वर्क क्या है मेनली, तो आप देखो प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स, तो ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, वो कंकाल तंत्र के अंदर हमारे बहुत ही सॉफ्ट, जो बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे हार्ट, आप समझ रहे हो, हार्ट पता है कितना कमज़ोर होता है, आप हार्ट को बस ऐसे मार दोगे ना, ऐसे मार दोगे हार्ट पे, तो हार्ट आपका ब्लड पंपिंग करना उसका रुक जाएगा, मतलब डेड, आप समझ रहे हो। तो उसको प्रोटेक्ट कर, हम देखेंगे आगे कौन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऐसे ही जो बहुत ही नाजुक अंग होते हैं उनका। नेक्स्ट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, हाँ बिल्कुल, बोन के अंदर होता है बोन मैरो, ठीक है, ऊपर से हार्ड होता है बोन, बट अंदर होता है बोन मैरो जो कि ब्लड प्रोड्यूस करता है, ब्लड सेल्स। तो दूसरा काम ये हो गया, और एक तो आप जानते ही हो ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, स्टैंड होने में, वॉकिंग करने में, रनिंग करने में, ठीक है, तो ये हेल्प करता है स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए फॉर मूवमेंट, बट ये अकेला, ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये सिर्फ स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट में हमारी हेल्प नहीं कर सकता, इसके साथ और कौन चाहिए, इसको चाहिए साथ में मस्कुलर सिस्टम। तो ये दोनों एक साथ जब अटैच्ड होते हैं तब हमें मूवमेंट में हेल्प कर पाते हैं। नहीं तो आप देखो, आप अगर आपकी स्कूल में स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम दोनों एक साथ है, तो आप अगर सही बैलेंस में उसको आप स्टैंड पोजीशन में रखते हो तो वो खड़ा रह सकता है। क्यों? क्योंकि मस्कुलर सिस्टम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम को। चलिए तो कितने मसल्स होते हैं एक मस्कुलर सिस्टम में? ओवर 600, यानी कि 600 से ज़्यादा होते हैं मसल्स एक मस्कुलर सिस्टम को बनाने में। बोन्स एंड मसल्स वर्क, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं, बोन्स एंड मसल्स, किस लिए? बॉडी स्टैंड एंड मूव में, हमारी हमें खड़ा होने में या मूव करने में। ओके चलिए, आप सोचोगे द स्केलेटन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपके बॉडी में एक ही स्केलेटन है ना, एक से ज़्यादा होता तो ये द नहीं होता, तो एक स्केलेटन की बात हो रही है, इसीलिए द स्केलेटन। ओके, तो ये इंटरनल फ्रेमवर्क होता है, स्केलेटन जो होता है इंटरनल फ्रेमवर्क होता है, यानी कि बाहर से हम स्केलेटन बोन को नहीं देख सकते, ये अंदर होता है। बहुत सारे एनिमल्स में बाहर भी होता है, लाइक टोर्टोइस, स्नेल, जो ऊपर वाला हार्ड कवर होता है ना, वो उसके स्केलेटन ही है, ठीक है। बट हम अपनी बात करेंगे तो ये अंदर का होता है। ओके, ये अंदर होता है, और ये अगर प्रॉपर वे में अच्छी तरह से अरेंज्ड फॉर्म में हो तो ये हमें बहुत ही अच्छा शेप देता है। आपका फेस, हैंड, आपकी पूरी बॉडी, जो मोटा आदमी नहीं है, फैटी नहीं है उसकी बॉडी,
एक नॉर्मल पर्सन है, उसका नॉर्मल शेप है, तो शेप, उसकी बॉडी का शेप उतना अच्छा किसके कारण होता है? स्केलेटन के कारण होता है। ठीक है, तो एक स्पेशल डिस्टिंक्ट, एक बहुत ही खास तरह का शेप प्रोवाइड करता है स्केलेटन। चलिए देखिए, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। तो ये अडल्ट ह्यूमन बॉडी क्या होता है? तो 18 प्लस व्यक्ति, यानी 18 साल या उससे ज़्यादा एज वाला कोई भी इंसान, उसके बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। बट वही इंसान जब उसने जन्म लिया था, जब पैदा हुआ था, उस वक्त उसके बॉडी में 300 बोन्स थे। तो बाकी कहाँ गए? तो देखिए, कहीं जाते नहीं हैं बोन्स। आप मेरे फिंगर्स पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 10 फिंगर्स है, इसको 10 बोन्स मान लीजिए। तो ये जब एक बच्चा जन्म लेता है तो इस तरह से बोन्स होते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं और लूज होते हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग काउंट किया जाता है, तो 10 है। बट जब 18 प्लस तक का इंसान होता है तब तक ये जुड़ करके एक बन जाते हैं। इस तरह से अटैच्ड होते हैं कि ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये कभी अलग अलग थे। तो यहाँ 9 माइनस हो गया, आप समझ रहे हो? 10 से 1 हो गया, 9 यहाँ हाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से बॉडी में अलग अलग जगह पे बोन्स एक साथ अटैच्ड होते हैं और उनकी काउंटिंग कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो जब एक साथ अटैच्ड होते हैं तो उसको बोला जाता है फ्यूजन। फ्यूज्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये अटैच्ड होते हैं, 1-2 दिन में ऐसा नहीं होता है। आप एक नन्हा सा बच्चा जिसने जन्म लिया हो 2-4 दिन, 1 सप्ताह का, आप उसके हेड को इस तरह से टच करके देखिएगा, ऐसे हल्का हल्का टच करके देखिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट, ये दब जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बोन्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, लूज होते हैं, वो अटैच्ड होने में टाइम लगता है उनको। ओके, चलिए, तो पूरे बॉडी को ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह बोन्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। किस लिए? इसको मेंटेन रखने के लिए और ग्रोथ के लिए, एक बच्चे में ग्रोथ के लिए। पूरे बॉडी में हमेशा डैमेज होना, रिपेयरिंग होना, ये चलता रहता है। बाहर से नहीं दिखता है बट अंदर ये सब कुछ चलता रहता है, तो उसके लिए मटेरियल तो चाहिए। ठीक है, तो जो मटेरियल बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, वो सब कुछ चाहिए होता है पूरे बॉडी को। बट बोन्स के स्पेशली रिपेयरिंग के लिए, इसके देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम से बोन्स बनते हैं और उसमें हेल्प करता है फॉस्फोरस, और कुछ विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है बोन्स को मेंटेन रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स का जब बॉडी यूज़ करता है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो उस यूजिंग के प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए, उसके बाद है बोन्स आर वेरी हार्ड ऑन द आउटसाइड। हाँ बिल्कुल, बाहर से बोन बिल्कुल हार्ड होता है। ठीक है, बहुत हार्ड होता है, बट अंदर के तरफ देखिए सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है। अब ये स्पंजी क्या होता है? आप ये इमेज में देखो, जिसमें से पानी गिर रहा है नीचे, दबाने पर, पुश करने पर, वो जो थिंग है, ऑब्जेक्ट है, वो स्पंजी है, येलो कलर का। ओके, तो ऐसा ही होता है हड्डी के अंदर स्ट्रक्चर। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर है, यानी कि वो अपने आप में कुछ सोख करके, कुछ एब्जॉर्ब करके रखता है, कुछ उसके अंदर समाया हुआ रहता है। तो यस, क्या रहता है उसके अंदर? सॉफ्ट फैटी मटेरियल, यानी कि नरम फैटी ऑयली टाइप का मटेरियल कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है। सॉफ्ट फैटी मटेरियल को बोलते हैं हम लोग बोन मैरो। अब ये बोन मैरो कैसा होता है? रेड बोन मैरो भी होता है, येलो बोन मैरो भी होता है। ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तीनों को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये ब्लड फैक्ट्री है, बोन्स ही है, बोन्स के अंदर बोन मैरो ही ब्लड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो आप समझिए, आप यहाँ देखिए ये बोन मैरो का इमेज। चलिए, आप एक बार ये स्केलेटन पर ध्यान दीजिए। ये ह्यूमरस, स्कल, रिब्स, स्पाइन, फीमर, ठीक है। तो आगे हम लोग देखो, आप यही स्टडी करने वाले हैं इसी स्केलेटन, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, अलग अलग पार्ट का स्टडी करेंगे हम। ओके, चलिए, तो फर्स्ट पार्ट हम स्टडी करेंगे
स्कल, खोपड़ी, ठीक है, ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, यानी हड्डियों का बना हुआ एक ढांचा होता है। ओके, इसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं अलग अलग, वो दिखता है कि हाँ ये यहाँ से अटैच्ड है, तो 22, जिसमें से 8 फ्लैट बोन्स होते हैं। फ्लैट मतलब चपटा, ये स्कल वाले एरिया, ये ऊपर वाला एरिया का, हेड वाले एरिया का, ठीक है, वो होता है 8, ठीक है, जो कि इंटरलॉक्ड होता है। इंटरलॉक्ड मीन्स इस तरह से लॉक होता है कि वो हम खोल नहीं सकते। क्यों उतना हार्डली लॉक्ड होता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ब्रेन का जो सेल्स होता है वो डैमेज होने पर अगेन रिपेयर नहीं हो पाता है, यानी कि ब्रेन में अगर चोट लगी तो आदमी या तो कोमा में जाएगा या मर जाएगा, तो इसलिए उसको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये हो गए 8 फ्लैट बोन्स जो ब्रेन को इतना स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं, और 14 जो होता है ये हमारे फेस को बनाने के लिए ये बोन यूज़ किया गया है। फेस का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ होता है 14 से। इसमें से ये नीचे वाला जो जॉ वाला है, जॉ, ये दाढ़ी वाला जो जॉ, जबड़ा, ये मूव करता है, बाकी कुछ मूव नहीं करता है, सिर्फ ये मूव करता है। क्यों मूव करता है? ताकि हम स्पीक, बोल सके, एंड ईटिंग, फूड, खाना खा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिब केज। अब ये रिब क्या होता है? रिब को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पसली, पसली, ठीक है। तो ये बोन ही है, बस एक थिन फ्लैट, पतला सा, चपटा सा कवर्ड बोन होते हैं। और केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा। तो ये जो रिब्स होते हैं टोटल हमारे बॉडी में 24 होते हैं, ये मिल करके एक पिंजरा जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पिंजरा किसको बोलते हैं? जैसे तोता है ना, पैरट को पाला जाता है ना केज में, वैसा ही ये आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है? तो किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब कुछ, लंग्स, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। ओके, तो 24 है, तो पेयर्स में बोलेंगे तो 12 पेयर्स है। ये सारे के सारे रिब्स, ये टोटल रिब्स बैक साइड में हमारे पीठ की तरफ, ठीक है, किससे जाकर अटैच्ड होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम से या स्पाइन से, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। टोटल 24 का 24 अटैच्ड होता है इससे बैक साइड में। बट फ्रंट में देखिए ये वाला लाइन देखिए आप, ये कॉलम एक बोन का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टर्नम। इससे सिर्फ 20 बोन्स, 20 रिब्स अटैच्ड होते हैं, यानी कि 4 रिब्स इससे अटैच्ड नहीं होते हैं। कौन सा? ये नीचे वाला, ये लेफ्ट साइड का 2, ये बिल्कुल नीचे की तरफ, और राइट साइड का भी 2, ये अटैच नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब्स। बट एक्चुअली ये फ्लोट नहीं करते हैं, मतलब कि क्या तैरते नहीं हैं। बट आपने एक चीज़ नोट किया होगा, आपको भूख लगी है 4 रोटी की, बट अगर आप 5, 6, 7, 8 भी खा सकते हो, तो एडजस्ट कैसे हुआ? तो यही ये नेचर को पता था कि इंसान पता नहीं कितना खा सकता है, तो ये 4 जो रिब्स है, पसली है, इसको खुला छोड़ दिया ताकि फैल सके और फिर वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। नहीं तो अगर ये भी इसके साथ, स्टर्नम के साथ अटैच्ड होता तो फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा ही नहीं सकते थे। ओके, तो आपको पता ही है कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। ओके, तो फ्लोटिंग रिब्स ये फ्लोट नहीं करता है, दे आर अटैच टू, और ये बैकबोन से अटैच्ड होता है, स्टर्नम से अटैच नहीं होता है। ये ज़रूरी भी है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हुआ तो आदमी थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लेता है, फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। समटाइम्स पीपल आर बोर्न विथ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान के अंदर ये 24 से ज़्यादा 24 से ज़्यादा रिब्स होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो रिब होता है उसको बोलते हैं हम लोग गोरिल्ला रिब्स। गोरिल्ला एक एनिमल है, आप देख रहे हो। यहाँ पे वही दिया हुआ है कि वो जो 2 पेयर्स है जो अटैच नहीं होते हैं स्टर्नम से, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, जो कि सिर्फ बैकबोन से अटैच्ड होता है, स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से सिर्फ जुड़ा होता है, सामने से नहीं जुड़ा होता है। चलिए देखिए, ये है स्पाइन जिससे 24 रिब्स अटैच्ड हैं बैक साइड। ओके,
ये छोटे छोटे बोन्स से मिल करके बने हुए होते हैं। इस छोटे छोटे बोन्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप ये देख लीजिए किस तरह से लॉक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये 33 स्मॉल बोन्स अटैच्ड होकर के रीढ़ के हड्डी को बनाते हैं, स्पाइन को बनाते हैं, हमारे बैकबोन को बनाते हैं। 24 रिब्स इससे अटैच्ड होते हैं, ओके। और इनके छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं, स्मॉल बोन्स, उन सबको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रे। और इन 33 वर्टिब्रे यानी कि वर्टिब्रे नाम के बोन्स से बने हुए ये कॉलम टाइप का ये स्ट्रक्चर जो स्पाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम, ओके। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी ज़रूरत क्या है, तो देखो आप इसका काम क्या क्या है। ये तो पहली बात, हमें सीधा होने में, आप बिल्कुल सीधा जो कर पाते हो बॉडी को तो इसी के हेल्प से कर पाते हो। अब दूसरा, हमें मूव करने में, मुड़ने में, डांसिंग में, स्विमिंग में, प्लेइंग में हेल्प करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा वर्क इसका देखिए क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो कि ब्रेन से ये नर्व्स का एक पूरा बंच होता है, गुच्छा, जो कि आता है पूरे नेटवर्क, पूरे बॉडी में फैलने के लिए, मैसेजिंग प्रोवाइड करने के लिए। वो इसी के बीच से, स्पाइन के बीच से होकर के आता है, बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइन। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को, ओके। बॉडी का बैलेंस बनाने में, सीधा ऊपर की तरफ देखने में, ये सब में हेल्प करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है स्टर्नम। ये वही है स्टर्नम जिसमें सामने से आकर के 20 रिब्स अटैच्ड होते हैं, सिर्फ 4 नीचे वाले, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ये एरिया है, मेल के लिए हम लोग चेस्ट यूज करते हैं, आप जानते ही हो, फीमेल के लिए ब्रेस्ट वर्ड यूज करते हैं। तो ये इस एरिया को शेप प्रोवाइड करने का काम करता है स्टर्नम, इसलिए इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिम्स पे आ जाते हैं। तो लिम्स क्या होता है, तो पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू मूव, जो हमें मूव करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी का पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग लिम्स। तो अर्ली मैन तो पहले हैंड एंड लेग्स दोनों के हेल्प से मूव करते थे। अभी भी जो पर्सन जिसका लेग डिसेबल है, वो लेग उसका वर्क नहीं करता है, तो आप देखते ही होंगे वो हैंड के हेल्प से मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास कितने लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं, ओके, जिसमें से 2 है फोर लिम्स यानी अपर आर्म्स, और 2 है हिंड लिम्स यानी लेग्स, लोअर लिम्स, ओके। तो स्टडी करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग 4 लिम्स, हैंड की बात करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, ओके। शोल्डर से लेकर एल्बो तक एक बोन होता है जिसका नाम है ह्यूमरस, और एल्बो से लेकर रिस्ट तक, ये रिस्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ तक 2 बोन होते हैं, ठीक है। जिसमें से जो थिक बोन है आप देख पा रहे हो, मोटा वाला बोन उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, और जो थीन वाला है, पतला वाला, दैट इज कॉल्ड अल्ना, ओके। अब ये शोल्डर से लेकर के पूरे फिंगर से सबको एक साथ काउंट करेंगे तो टोटल इसमें बोन से अलग अलग आप काउंट कर सकते हो 27, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हिंड लिम्स यानी लेग की बात करेंगे। तो अब आप इस तरह से देखो, ये जो आपका जो वेस्ट है, कमर, यहाँ से देखो, ये थाई बोन, थाई जांघ का, ये बोन यहाँ से लेकर ये नी, घुटना तक एक बोन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फीमर, ठीक है। और उसके बाद देखो आप, यहाँ से ये नी से लेकर एंकल तक 2 बोन्स हैं, जिसमें ये जो थिक वाला बोन है इसको बोलते हैं हम लोग टिबिया, और ये थीन जो बोन है, थीन, इसको बोलते हैं फिब्यूला, ओके। अब इसमें आप यहाँ से बिल्कुल ये थाई बोन के साथ में
ये पूरा यहाँ कमर के नीचे से ये थाई बोन यहाँ से आप ले लीजिए और यहाँ से लेकर ये बिल्कुल टोटल जो इसके टोज़ हैं ये सब टोटल काउंट करेंगे तो टोटल बोन्स होते हैं यहाँ पे 26। ओके, चलिए, तो ये जो फीमर है ये लॉन्गेस्ट बोन है और ये बहुत ही पावरफुल होता है। क्यों? आप खुद सोचिए ना, ये पूरा का पूरा वेट इसी पे होता है, लेग्स पे ही ना पूरा वेट होता है, इसीलिए बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आप देखिएगा जो फैटी जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको हमेशा पैर दर्द का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए इसकी भी अपनी एक एबिलिटी, एक क्षमता है लेग की, थाई की भी उतना ही वेट ये कैरी कर सकता है। जब बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा तो कैरी करने में दिक्कत होती है, तो नी का प्रॉब्लम, लेग पेन्स, हमेशा बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। ओके, तो चलिए आप ये एंकल का इमेज देखिए और देन फुट एंकल से लेकर के बाकी टोज तक वाले एरिया को बोलते हैं फुट। ओके, लॉन्गेस्ट बोन फीमर, स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस ह्यूमन बॉडी में। ओके, तो लॉन्गेस्ट बोन जो होता है वो थाई में होता है, जांघ में, और स्टेपिस जो स्मॉलेस्ट बोन होता है वो मिडल ईयर में। ठीक है, ईयर का भी आपको पता ही है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर होता है, तो ये मिडल ईयर में होता है स्टेपिस। ओके, और एक होता है फनी बोन्स। तो ये फनी बोन क्या होता है, देखो आप फनी बोन, तो ये आप मेरा ये एल्बो देख पा रहे हो, इस तरह से हैंड के नीचे से आप ये इमेज देखिए, यहाँ से गया हुआ रहता है एक नर्व, बट उसको कभी कभी बोन की तरह बोलते हैं हम लोग, बट एक्चुअली वो बोन नहीं है, फनी बोन इसीलिए बोला जाता है उसको, वो एक्चुअली एक नर्व है। ओके, नाउ गर्डल्स। अभी गर्डल्स क्या होते हैं, तो देखिए एक्चुअली ये नंबर में 4 होते हैं, बट 2 टाइप्स होते हैं इसके। तो ये गर्डल वो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है, एक जगह बोन्स ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो किसी न किसी तरह से वो हमारे लिम्स को स्पाइन से अटैच्ड करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो 2 शोल्डर, ये शोल्डर गर्डल होते हैं, आप ये शोल्डर देख पा रहे हो, कंधा। ठीक है, आप ये देखिए, ये लेग, ये हैंड है, हैंड हमारा फोरलिम्ब में आता है। ठीक है, ये हैंड यहाँ पे अटैच्ड है, इस जॉइंट पे अटैच्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैपुला। और ये आप देखो, ये स्कैपुला से अटैच्ड है ये एक बोन, और यहाँ से मतलब मेन ये ध्यान रखिए कि ये लिम्स किस तरह से कनेक्टेड है, स्पाइन से। ठीक है, तो लिम्स कनेक्टेड है ये स्कैपुला से, और ये कॉलर बोन के पास से ये जो बोन आया हुआ है यहाँ पे अटैच्ड है, और यहाँ से ये लिम्स कनेक्ट हो रहा है कॉलर बोन के थ्रू स्पाइन से। ठीक है, ये हो गया। तो ये लेफ्ट साइड की बात हो रही, तो राइट साइड भी ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हमारा लिम्स यानी हैंड्स। तो मेन गर्डल क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, तो गर्डल वो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स का स्ट्रक्चर है, एक शेप है जो कि किसी भी तरह से हमारे लिम्स को किससे अटैच्ड करने का काम करता है, स्पाइन से। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग गर्डल। तो आपने ये देख लिया, क्योंकि ये शोल्डर से कनेक्ट हो रहा है हमारा हैंड स्पाइन से, तो इसको बोलते हैं हम लोग शोल्डर गर्डल। ठीक है, या पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थाई में। थाई, पेल्विक और हिप गर्डल। देखो आप, ये हमने शोल्डर गर्डल तो देख लिया, ये किस तरह से कॉलर बोन से, स्पाइन से कनेक्टेड है हमारा फोरलिम्स यानी हैंड्स। तो ये तो हो गया शोल्डर गर्डल, शोल्डर के पास से कनेक्टेड है। तो अब आते हैं हम लोग हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल। तो आप देखो, ये है हमारा हिंड लिम्स, लेग्स। तो ये यहाँ हिप से कनेक्टेड है, और ये हिप जा करके देखिए फाइनली अटैच्ड हो रहा है ये स्पाइन से। और इधर से भी आप देखो, ये आप इस इमेज में भी देखिए किस तरह से कनेक्ट हो रहा है स्पाइन से। तो स्पाइन से कनेक्ट करने वाला इस पॉइंट को, इस बोनी स्ट्रक्चर को, किसको कनेक्ट करने वाला, लिम्स को कनेक्ट करने वाला, इसको बोलते हैं हम लोग गर्डल। तो ये क्योंकि हिप के पास है तो इसको बोलते हैं हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल। ठीक है, देखो आप, द पेल्विक गर्डल
कंसिस्ट ऑफ 2 हिप बोन्स। तो 2 हिप बोन है लेफ्ट साइड और राइट साइड, ईच ऑफ विच इज मेड ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स। ये 3 बोन्स के मिलने से। तो नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, यानी कंकाल का काम क्या है। तो जब फंक्शन की बात करते हैं तभी हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, बट चलिए हम यहाँ स्केलेटन ही बोलेंगे। तो स्केलेटन फर्स्ट इसका वर्क क्या है, देखो आप, शेप देता है हमारे बॉडी को, एक शेप देता है, स्ट्रेंथ मजबूती, हड्डी मजबूत है तो हम रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं खड़ा होने में, ठीक है। हम इसके बिना खड़ा नहीं हो सकते, अर्थवर्म, लीच है ना की तरह हमें मूव करना पड़ेगा, सीधा खड़ा तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, इट कवर्स प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। ये देखिए, ये हमारे बॉडी के अंदर के जो नाजुक अंग होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे देखो आप, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को, ओके। बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कोड को, जो कि ब्रेन से आता है, पूरे नर्व्स का एक गुच्छा आप देख पा रहे हो, इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स एंड हार्ट को। और इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द स्टमक, ये पेट के भी कुछ हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए आप, किडनीज, इसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ओके। चलिए, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करता है। बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, आप यहाँ इमेज देखिए, और वो बोन मैरो क्या करता है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स RBC को प्रोड्यूस करता है, ओके। और देखिए क्या काम है बोन्स, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसके पास स्टोर हाउस मतलब कि एक्स्ट्रा स्टोर करके भी रखता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का यूज करने के लिए, ठीक है। इतना वर्क है। सो नेक्स्ट इज जॉइंट्स। तो ये जॉइंट्स क्या होते हैं, तो वो पॉइंट जहां पर 2 बोन्स जाकर के एक साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जुड़ते हैं किसी टिश्यू के थ्रू, स्ट्रॉन्ग टिश्यू के थ्रू, तो उस टिश्यू को बोलते हैं हम लोग लिगामेंट, ओके। आप यहाँ इमेज देखिए। तो हमारे स्केलेटन में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप देखो, एक्सेप्ट फॉर द स्कल मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल द जॉइंट्स। देखिए, सिर्फ स्कल वाला जो जॉइंट्स है, स्कल खोपड़ी में जो जॉइंट होता है वो सिर्फ मूव नहीं कर सकता है, बाकी जहाँ भी जॉइंट्स है वो सब मूवेबल होता है, मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मूव जरूर कर सकता है, सिर्फ स्कल को छोड़ करके, ओके। चलिए, ये स्कल वाला जो जॉइंट होता है वो इंटरलॉक्ड होता है, इमूवेबल होता है, बाकी जो जॉइंट्स है बॉडी में वो मूवेबल है। चलिए, तो अभी टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। अभी मूवेबल जॉइंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें ये यानी एक गड्ढा होगा और उस गड्ढे के अंदर बॉल टाइप का कुछ होगा जो कि मूव करेगा इस तरह से, ओके। आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, यही है, ये सॉकेट हो गया और ये हो गया बॉल। इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, तो स्फेरॉइड, ये गोलाकार टाइप का, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोन फिट्स इनटू कप लाइक, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ये जा कर के मूव करता है, ठीक है। ये मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है इस तरह का जॉइंट, क्योंकि आप देखो ये ऊपर नीचे है ना, थोड़ा सा उधर लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये कहाँ पे होता है ये जॉइंट, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स इसके एग्जाम्पल हैं, और ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आप ये शोल्डर को आप मूव करके दिखाइए, बिल्कुल चारों तरफ मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ओके। तो इन ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और फिर ये लेग को भी आप ये जो लेग है इसको मूव कर सकते हैं, आगे पीछे, फिर लेफ्ट राइट। यहाँ पे एक डू यू नो है, द स्केलेटन इज सो लाइट दैट इट मेक्स अप ओनली अबाउट 14% ऑफ योर बॉडीज वेट। देखो आप, जो स्केलेटन होता है वो बहुत ही हल्का होता है, तो इसलिए बॉडी का ये
14% ही सिर्फ इसका वेट होता है। ओके, सपोज कोई 100 kg का अगर वो इंसान है तो उसके बॉडी में कितने kg का स्केलेटन होगा, यानी टोटल हड्डी कितने kg की होगी, 14 kg की होगी, 14 किलोग्राम की। ठीक है, बाकी 86 kg जो उसके बॉडी में होगी वो बाकी मसल्स है, ब्लड्स एट्सेट्रा। ओके, ये इतना कम होता है बट फिर भी ये 5 टाइम एज स्ट्रॉन्गर एज स्टील, स्टील से ये 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हिंज जॉइंट, कब्जा। ये डोर का आपने देखा है जो जॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे ही हिंज मीन्स होता ही है कब्जा। तो ये बैक एंड फोर्थ, आगे आगे और पीछे सिर्फ मूव करने को अलाउ करता है। ये ऊपर नीचे इस तरह से आप मूव नहीं कर सकते डोर को। डोर मूव होता है आगे फिर देन पीछे। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे होता है, एल्बो आप देखो आगे कर सकते हो और पीछे ये सीधा, बस इतना ही। आप इधर इधर इस तरह से आप नहीं कर सकते, वो तो मूव करेंगे तो एक साथ कर जाएगा। तो एल्बो, नी को आप पीछे कर सकते हो और आगे एक जहाँ तक सीधा हो सकते हैं उसके आगे आप नहीं ला सकते। एल्बो को भी आप लास्ट सीधा हैंड कर सकते हो। आप इसको जितना आपने फेस की तरफ आपने हैंड को लाया उतना आप पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते। नी में भी आप पैर को पीछे कर सकते हो। आप देखो हैंड और लेग दोनों का जो ये हिंज जॉइंट है ना, ये अपोजिट है। हैंड को आप आगे ला सकते हो, लेग को आप पीछे ले जा सकते हो। लेग को आप आगे नहीं ला सकते, नी से नीचे वाले लेग को आगे मोड़ नहीं सकते हैं। और हैंड को ये एल्बो से आगे ला सकते हैं बट ये एल्बो से पीछे नहीं मोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए फिंगर्स में भी इस तरह से ये और देन सीधा। अब जितना इधर मुड़ा है उतना ही ये पीछे नहीं मुड़ सकता है। ओके, टोज, पैर की भी जो उंगलियां हैं उसमें भी वैसे ही है। ओके, तो ये सब जॉइंट्स है हिंज जॉइंट्स, जो एक डायरेक्शन में जाएगा और देन वापस आ जाएगा जहां तक पे था वो। देखिए आप, डू यू नो में क्या है, 230 मूवेबल या फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में। कहाँ कहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा याद रखिए, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, नीज, ये सब में मूवेबल जॉइंट्स हैं। सेमी फ्लेक्सिबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे, वर्टिब्रे, रिब्स, ये रिब्स भी हल्का हल्का मूव करता है। फ्लोटिंग रिब्स तो कुछ ज़्यादा ही मूव करता है। रिब्स भी आप एक्सरसाइज करोगे तो ये हल्का सा आगे की तरफ आता है। ठीक है, और वर्टिब्रे, ये रीढ़ की हड्डी ये भी मूव करती है। ठीक है, इसके जॉइंट्स भी मूव करते हैं। ठीक है, एंड स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है वो भी मूव करती है। और पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी जो है, ये स्पाइन है, ये भी मूव करता है। जब डांस एक्सरसाइज ये सब करते हैं तो ये सेमी फ्लेक्सिबल है, मतलब ये मूव करता है बट बहुत ही थोड़ा सा, बट ये सब का मूवमेंट आपको दिख जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इज पाइवोट जॉइंट। ये पाइवोट मीन्स क्या होता है, धुरी, यानी कि कोई एक पॉइंट है जो फिक्स है और उसके चारों तरफ कुछ मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पाइवोट। तो इस तरह के जॉइंट को बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। आप ये देख पा रहे हो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इसके चारों तरफ ये एक गोल कुछ मूव कर रहे हैं और नीचे ये तो अटैच्ड है ही है, ये राउंड सरफेस ऑफ बोन्स, ये एक तरह से है वो है। और ये हो गया उसका रिंग फॉर्म्ड बाय अदर बोन्स, ये बोन्स के द्वारा एक रिंग बना हुआ है और वो उसमें मूव करता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। तो ये कहाँ पे होता है, आप देखो, ये स्पाइन जो गया हुआ है, रीढ़ की हड्डी है ना, इसका जो फर्स्ट वर्टिब्रे होता है, क्योंकि आपको पता ही है 33 वर्टिब्रे से मिलकर के पूरा स्पाइन बना हुआ है, तो फर्स्ट वर्टिब्रे और स्कल के बीच में जो जॉइंट होता है वो है पाइवोट जॉइंट। वो किस में हेल्प करता है, हेड को साइडवेज, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, ये सब ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से गोल पूरा मूव करने में। ठीक है, और ये कहाँ पे मिल जाएगा ये जॉइंट, रिस्ट, एल्बो जॉइंट में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग मीन्स होता है ये फिसलने वाला, जहाँ पे कुछ फिसल रहा हो, एक के ऊपर दूसरा कुछ फिसल रहा हो। ओके, तो ये जॉइंट रिस्ट एंड एंकल
एंकल आप यहाँ इमेज देखिए वहाँ पे, और रिस्ट ये जो कलाई है यहाँ पे होती है। यहाँ पर एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर फिसलता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ से आवाज़ आती है, बजता है, क्योंकि एक बोन दूसरे बोन के ऊपर फिसल रहा होता है। ओके, इट अलाउज दिस बोन्स अगेंस्ट इच अदर। हाँ, ये बिल्कुल ग्लाइडिंग मोशन में एक दूसरे के ऊपर रगड़ होती है, आप ये देखो, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। 2 वर्टिब्रेज, ये यहाँ रिस्ट के पास भी है, और 2 वर्टिब्रे यानी कि जो स्पाइन हमारा बना हुआ है वो 33 छोटे छोटे वर्टिब्रे से कनेक्ट होकर के बना हुआ है। तो वो भी जब हम इस तरह से मूव करते हैं तो भी हल्का हल्का एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग करते हैं, तभी हमारा ये बॉडी झुक पाता है या इधर उधर बेंड हो पाता है। अब जितना भी इम्पोर्टेंट था क्लास 5 के लिए स्केलेटन का स्टडी हम कर चुके हैं। अब आ जाते हैं मसल्स पे। ओके, तो देखिए मस्कुलर सिस्टम ये किस में हेल्प करता है? एनेबल अस टू मूव एंड कंट्रोल मूवमेंट। देखिए स्केलेटन जो है वो मूव अकेले नहीं कर सकता, उसे मस्कुलर सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है, और बॉडी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो डिफरेंट टाइप्स के मसल्स भी होते हैं। तो देखो आप, मसल्स आर फ्लेसी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन द बॉडी कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडोन्स। अबे टेंडोन्स क्या होता है यहाँ देख लीजिए, ये टेंडोन्स फ्लेसी बंडल होता है, ये गुदा वाला, थीन पतला, इलास्टिक लाइक यानी कि फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा घींच सकते हैं, फिर वो अपने अगेन जो उसका रियल पोजीशन था वो ले सकता है, थोड़ा सा हम उसे घींच सकते हैं, ठीक है, लाइक मटेरियल होता है। बॉडी कनेक्टेड टू द बोन से, बोन से मसल्स किस तरह से बोन से कनेक्ट होता है, यानी बोन्स और मसल्स को जोड़ने वाला जो मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंडोन्स। आप यहाँ इमेज में देखिए। ओके, अभी टेंडोन्स क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होता है, ठीक है। एक धागा लीजिए, उसके बिल्कुल एक एक पार्ट को निकाल दीजिए, तो वो जो भी निकलेगा बिल्कुल छोटा छोटा, उसको बोलते हैं हम लोग फाइबर्स। तो फाइबर्स की तरह ही ये थिंग्स होता है टेंडोन्स, जो कि बोन से कनेक्ट करता है मसल्स को। ओके, अब देखिए देयर आर अबाउट 650 मसल्स, अबाउट 650, इससे भी ज़्यादा मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ये सब के देखिए ये सब के सब एक ही काम नहीं करते, सबका अलग अलग पार्ट है और सबका अलग अलग वर्क भी है, फंक्शन भी है सारे मसल्स के। तो देखेंगे हम लोग, दे ऑल्सो हेल्प इम्पॉर्टेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन। मसल्स किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रेशन एट्सेट्रा में। तो डाइजेशन में जो भी बना हुआ है स्टमक, वो मसल का ही तो बना हुआ है, लार्ज इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन, तो वो तो हेल्प करते ही हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में लंग्स, वो मसल ही है, बोन थोड़ी है लंग्स। एक्सक्रेशन में किडनी, ये सब आपका लार्ज इंटेस्टिन, जो भी कुछ स्वेट ये सब जो निकलता है, ये सब तो एक्सक्रेशन में आता है, तो ये सब मसल्स ही तो हैं। चलिए, तो ये सब में हेल्प करता है मसल। अब यहाँ पे एक डू यू नो है, मसल्स मेक अप 40% ऑफ आवर बॉडी वेट। यानी कि अगर एक इंसान की बॉडी वेट 100 kg है तो उसके बॉडी में मसल्स कितने kg के होंगे? सिर्फ मसल्स, बोन्स को छोड़ दीजिए, बाकी ब्लड ये सब कुछ छोड़ दीजिए, मसल सिर्फ होगा उसका 40 kg का, बाकी 60 kg दूसरा कुछ है। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स में आते हैं हम लोग 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ओके, चलिए वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा अंडर आवर कंट्रोल, दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो ये मसल्स कहाँ पे मिलते हैं? आर्म्स, हमारे हाथ में। तो ये मेरी मर्जी है, मैं हाथ को इस तरह से ऊपर रखूँ, फिर मेरी मर्जी होगी तो नीचे कर लूँगा। इस तरह से मैं अपना हाथ अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, फिर इसको नीचे कर सकता हूँ, या इससे कुछ काम कर सकता हूँ या आराम दे सकता हूँ, ठीक है। लेग्स, पैर में बैठ सकता हूँ, बहुत देर तक आराम कर सकता हूँ, वो उस मसल्स को रेस्ट दे सकता हूँ। आइज़ जब हम लोग सोते हैं तो आइज़ को आराम मिलते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। ओके, टंग, जीभ, हम शांत रहेंगे तो जीभ को आराम मिलेगा, रेस्ट में रहेगा। बोलेंगे तो ये वर्क कर रहा होगा, या खाएंगे तो भी ये फंक्शन कर रहा होगा। तो ये सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है।
वी रन वॉक बेंड एंड स्ट्रेच विद द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। तो हम उन्हीं मसल्स जो वॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में है, उन्हीं के हेल्प से हम लोग बहुत सारा काम कर पाते हैं, ठीक है। नहीं तो हम अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते तो हम उनके अनुसार काम कैसे करते। हमें अभी चलने की ज़रूरत है और लेग्स की मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम कैसे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। ओके, यही होता है। देखिए, जब कोई पैरालाइज्ड होता है तो ब्रेन का जो मैसेज आता है, मान लीजिए उसका लेग पैरालाइज्ड हो गया, तो मैसेज पहुंच ही नहीं पाता है उसके मसल्स तक, उसके बोन्स, ये सब स्ट्रक्चर तक, तो इसलिए वो कंट्रोल में रहता ही नहीं है ब्रेन के, इसीलिए तो मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। जब कंट्रोलिंग सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है जिस भी बॉडी पार्ट का, एक पैरालाइज्ड पर्सन का, तो वो फिर उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए वो यूजलेस हो जाता है वो बॉडी पार्ट। यही होता है। ओके, तो ये मसल्स का इमेज है, ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। नाउ अब आ जाइए इनवॉलेंट्री मसल्स। ये इनवॉलेंट्री मसल्स का इमेज देख लीजिए। तो ये जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है। कैसे, आप देखो, तो मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखिए, ऐसा थोड़ी है कि हमने अभी खाना खाया और स्टमक को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, अभी डाइजेस्ट नहीं करना है, अभी डाइजेस्ट नहीं करना है, 1-2 घंटे बाद डाइजेशन स्टार्ट करना है। नहीं, आपने खाना खाया, वो खाना आपके स्टमक तक पहुंचा, डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वैसे डाइजेशन तो आपने जब चबाया था उसी टाइम स्टार्ट हो गया था, बट स्टमक की बात करेंगे तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचा फूड, वो डाइजेशन होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए ब्लड इन द बॉडी, ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, द मूवमेंट ऑफ लंग्स। देखिए, ब्लड जो मूव कर रहा है आपके बॉडी में वेन्स के थ्रू, तो वेन्स, ये सब मसल्स, हार्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं भाई। अभी ब्लड आप पंपिंग मत कीजिए, बीपी ज़्यादा हो गया है, कंट्रोल कीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। वो ब्लड अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्रेशर जैसा ओवरलोड उसको मिल रहा है, लोड मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पंप कर रहा है, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग, लंग्स जो ब्रीद करता है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। अभी नहीं सांस लेंगे, अभी थोड़ा रुको, तुम आराम कर लो, कुछ देर के बाद ब्रीदिंग करेंगे, ऐसा हम लंग्स को नहीं बोल सकते हैं, या लंग्स से ऐसा हम नहीं करवा सकते हैं। वो कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग करता रहता है। ओके, दिस मूवमेंट्स कंट्रोल बाय इनवॉलेंट्री मसल्स। ये सारे के सारे मूवमेंट, ये जो है किडनी का हो गया, लंग्स का हो गया, आपका ब्लड वेसल्स का हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब का जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है, इनवॉलेंट्री मसल्स के पास, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल होता ही नहीं, वो होता है, बट हम नहीं कर सकते। वो ब्रेन स्पाइनल कोड के थ्रू करता है उसको कंट्रोल, ठीक है। वो इंटरनली होता है कंट्रोल, बाहर से हम नहीं कर सकते उसको कंट्रोल। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स पे। ये स्पेशल टाइप्स के मसल्स में क्यों रखा गया, एक्चुअली ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स ही है। तो देखिए, इनवॉलेंट्री इन नेचर बट आर स्ट्रक्चर्स लाइक वॉलेंट्री मसल्स। देखिए, आप ये इमेज देखो, आप ये कार्डियक मसल है, यानी दिल का मसल, जिससे दिल बना हुआ रहता है, ये आपने मसल देखा, ये इनवॉलेंट्री है, बट इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये वॉलेंट्री की तरह है, बट वो है इनवॉलेंट्री। एक्चुअली उसका शेप इस तरह से होना चाहिए था, इनवॉलेंट्री की तरह, बट उसका शेप वॉलेंट्री की तरह है। अच्छा, ये स्पेशल टाइप्स का मसल होता है, ये बिल्कुल स्पेशल। क्यों, देखो आप, दिस मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ये मसल प्रेजेंट रहता है, यानी हार्ट इसी मसल से मिलकर के बना हुआ होता है। देखो आप, नेचर बट आर रिस्ट्रिक्शन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम हार्ट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये वर्क करता है कब, थ्रू आउट लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड। देखिए, जब एक बेबी अपनी माँ के वूम में, गर्भ में 3-4 सप्ताह का ही होता है, लगभग 40 डेज़ के आसपास का ही होता है, मैक्सिमम 40 डेज़, तब से उसका हार्ट जो है, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है, पंपिंग करना, ब्लड पंपिंग करना शुरू कर देता है। देखिए, तब से लेकर वो जब तक मर नहीं जाता तब तक वो पंपिंग करता रहता है, वो ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ये जो हार्ट का मसल है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो वीक हो, फेल हो जाए, तो देखिए जिस दिन ये स्टॉप होता है हार्ट का मसल्स,
यानी हार्ट वर्क करना बंद करता है, ये जिस दिन आराम करेगा उस दिन वो आदमी भी आराम कर जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। इसलिए इसको नेचर ने एक स्पेशल टाइप के मसल से बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए, यह एक डू यू नो है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज मसीटर, ठीक है, वाइल स्टेपेडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल। देखो आप ये इमेज देखो, ये है सबसे छोटा वाला मसल जो कि ईयर में है, ठीक है। चलिए, नाउ वर्किंग ऑफ मसल्स, ये मसल्स के काम क्या क्या है ये देख लीजिए। अ पेयर ऑफ मसल्स वर्क एट अ जॉइंट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ये मूवमेंट में देखो आप, ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, पहली बात। ओके, व्हेन ऑफ देन शॉर्टेन्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर lengthens and relaxes. When we lift weight, the bicep muscles contract and the tricep muscles stretch. देखो आप, जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो आप देखो, आप ये इमेज में देखो आप, एक तरफ का मसल्स जो होता है वो सिकुड़ जाता है और एक तरफ का मसल्स जो होता है वो फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कौन हेल्प कर रहे हैं? बोन्स को मसल्स हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ को उठाने में। नाउ फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का वर्क क्या क्या है आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसके, 4 मेन इसके रोल्स हैं। देखो कजिंग मूवमेंट में हेल्प करता है, आपको पता है ये स्केलेटन का हेल्प करता है ये मूवमेंट में, तभी हम स्केलेटन के थ्रू हम मूव कर पाते हैं, ठीक है। बॉडी आर रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साथ सिकुड़ता है, देन एक तरफ फैलता है, तो हम किसी चीज़ को पुल द बोन्स टू कज मूवमेंट, ये बोन्स को खींचने में भी हेल्प करते हैं। जैसे आप देखो, आप ये मेरा हैंड है, मैं इसको इस अपने फेस की तरफ खींच रहा हूँ, ये किसके हेल्प से किया मैंने? मसल्स के हेल्प से मैंने इस ये हैंड के ये जो बोन है इसको मैंने अपने तरफ किया है, तो ये नीचे वाला जो है स्ट्रेच हो गया मसल और यहाँ वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये मसल्स नज़दीक आ गया और इधर वाला फैल गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग ये दोनों होता रहता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग पॉस्चर, हमें ठीक तरह से बैठने में हेल्प करता है, मसल ही हेल्प करता है, ओके। स्केलेटल मसल्स मेंटेनिंग और बॉडी पॉस्चर, बिल्कुल सीधा बैठना, आराम से बैठना है, पीठ सीधा करके बैठना है, हल्का झुकना है, ये सब कुछ योगा करने में, एक्सरसाइज करने में, ये सब में हेल्प करता है ये मसल स्केलेटन को। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स को आपने ये नोट किया होगा कहीं कहीं पर हम लोग जब नट को टाइट करते हैं तो वहाँ वाशर लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं? ताकि ना वो नट अच्छी तरह से पकड़ सके और वहाँ पर फिक्स हो जाए। तो उसी तरह ये जॉइंट को इतने दिनों तक अच्छी तरह से टाइट करके कौन रखता है? तो वो मसल्स ही रखता है, ओके। तो जॉइंट्स को अच्छी तरह से फर्मली, स्ट्रांगली और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, गेटिंग डैमेज होने से भी बचाता है जब हम मूव करते हैं, ठीक है। तो उस जॉइंट्स को इस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है मसल्स। उसके बाद है देखिए जनरेटिंग हीट, हमारे बॉडी के अंदर हीट भी प्रोवाइड, आप देखिएगा जिस आदमी के बॉडी में ज़्यादा मसल्स रहते हैं, यानी कि वो तंदुरुस्त है अगर वो इंसान, तो उसको कम ठंडी लगती है, तो ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 4th फंक्शन मसल्स का है जनरेट बॉडी हीट, इट इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल्स एक्टिविटीज़। नहीं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आपको ठंडी लग रही है, आप दौड़िए 1-2 किलोमीटर तक, मसल्स मूव किया, आप उसके बाद देखिएगा आपको पसीना आने लगेगा, मतलब कि हीट प्रोड्यूस हुआ है। ये एक्चुअली करता नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, यानी एक्स्ट्रा मसल्स कुछ और वर्क कर रहा होता है, उसके साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है ये कुछ की टर्म्स है, आप ये देख लीजिए अच्छा सा की टर्म्स। उसके बाद है ये की टर्म्स ही है। उसके बाद है हमने ये लेसन पढ़ा तो क्या जाना, अब मैंने ये जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाउ आई नो है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।